सुप्रभात बच्चों, साई राम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। हम हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? हमारी दूसरी पुस्तक चल रही थी वितान। ठीक है, वितान में हमारा पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें चल रहा था, जिसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा। तो इस प्रकार से आज का हमारा उपविषय गद्यखंड जो कि वितान से है, प्रकरण राजस्थान की रजत बूंदें, लेखक अनुपम मिश्र जी। ठीक है, तो अनुपम मिश्र जी का ये राजस्थान की रजत बूंदें है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इन्होंने रजत बूंदें क्यों रखा है, राजस्थान की रजत बूंदें इस पाठ का नाम क्यों हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर पानी की सबसे अधिक समस्या है। आपने देखा होगा राजस्थान में पानी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ पर कुएं की खुदाई होती है और उसमें से पानी लिया जाता है, और पानी भी उसमें बहुत कम मात्रा में आता है। तो इसलिए पानी को बहुत ही सावधानी से बरता जाता है। तो रजत का अर्थ क्या है हमारा यहाँ पर? चांदी। यहाँ चांदी है रजत का अर्थ। तो इसलिए का है चांदी। जिस प्रकार से चांदी कीमती होती है, उसी प्रकार से पानी भी राजस्थान के लिए बहुत ही कीमती होता है। रजत का अर्थ हम सिल्वर भी कह सकते हैं, सफ़ेद भी होता है इसका, और रुपहला भी होता है। तो इतने सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये समझ में आया रजत बूंदे क्यों रखा गया है, क्योंकि ये चांदी की तरीके से कीमती है वहाँ पर जो पानी है। तो इसलिए रजत बूंदे, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र जी ने इसका नाम रखा है। तो वहाँ पे चारों तरफ हमें रेत ही रेत दिखाई देता है। तो ये देखिए जो रेत है, तो वहाँ पर अधिक वर्षा भी हो जाती है, तो सब वह रेत अपने में सोख लेता है पानी को और नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर जो होता है कि इसकी ज़मीन के अंदर एक खड़िया पट्टी होती है। तो सब जगह नहीं होती, जहाँ पर खड़िया पट्टी होती है वहाँ पर वो पानी रुक जाता है और वहीं पर कुई बनाई जाती है। और जहाँ पर खड़िया पट्टी नहीं होती, वो भूजल में चला जाता है जल, और वहाँ पर कुआं होता है। कुएं का पानी खारा होता है। खारा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर खड़िया पट्टी नहीं होती है। कुएं का पानी बहुत मीठा होता है और कुएं का पानी खारा होता है। कुएं के पानी से केवल कपड़े धोए जाते हैं और बर्तन वगैरह काम हो सकता है उसका। ठीक है, दोनों में अंतर आपको मैंने बताया। वहाँ की महिलाएं दूर जाकर अपने सिर पर घड़ा रखकर पानी लेकर आती हैं। बहुत मेहनती होती हैं वहाँ की महिलाएं भी। तो ये कुआं है और ये कुई है। दोनों में देखा, जो कुई का व्यास है वो कम होता है, और ये देखिए ये जो व्यास है ये कम है, और जो कुएं का व्यास है वो अधिक होता है, बड़ा होता है। तो दोनों में ये अंतर है। गहराई में भी अंतर है इन दोनों की। ये कुआं जो है 150-200 हाथ नीचे गहराई में होता है, और जो कुई होती है, कुई 50 से 60 हाथ गहराई पर होती है। मैंने ये भी बताया था कि जो पहले लोग थे, पहले लोगों के पास नापने के लिए कोई भी सामान नहीं होता था, तो वे केवल हाथों से नापते थे कि एक हाथ लंबा, एक हाथ वो चौड़ा, इस प्रकार से नापते थे। और जो दूरी होती थी वो कदम से नापी जाती थी, 1 कदम 2 कदम। ठीक है, तो पहले नाप ऐसी होती थी। जो वर्षा की है कि वर्षा हुई है, उसके बाद ज़मीन में उसकी नमी को देखकर जो नापी जाती है कि हाँ कितनी वर्षा हुई है, कितनी मात्रा में वर्षा हुई थी, तो उसको रेजा के नाम से भी जाना जाता है। उस प्रणाली है जो उसकी मात्रा
नापने का तरीका है उस प्रणाली को वे रेजा कहते हैं। ठीक है, वर्षा की मात्रा नापने को, ज़मीन में नमी को देखकर जो वर्षा की मात्रा नापी जाती है उसको रेजा के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या होता है कि जो वहाँ पर कुएं की खुदाई करते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, हम उन लोगों को चेलवांजी कहते हैं या चिजारो भी कहते हैं। ठीक है, वे बहुत ही मेहनती होते हैं। तो चलिए हम आगे पाठ को बढ़ाते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ा था वो देखते हैं। हमने पाठ यहाँ तक पढ़ लिया था, अनोखी उदारता काम करती है। तो यहाँ पर अनोखी उदारता के बारे में मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो वहाँ रेत है, रेत चारों तरफ ही दिखाई देता है। वह रेत क्या काम करता है कि ये देखो, जो ज़मीन में वर्षा होती है, अगर वहाँ पर अधिक वर्षा हो रही है तो रेत सब पानी को सोख लेता है अपने में, और जो वह नमी है, नमी को बाहर फिर आने नहीं देता वापस, वो ज़मीन में ही बनी रहती है। और जो खड़िया पट्टी होती है, खड़िया पट्टी पे जाके रुक जाती है और वो कुएं में वो पानी की तरह से फिर बूंद बूंद करके रिसती रहती है और वहाँ पर वो पीने का पानी हमारा इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है वो प्रकृति की एक अनोखी उदारता है कि उससे हमारा जो है वहाँ पे मीठा पानी मिलता है हमें, और वहाँ की जो नमी है, नमी को वे वहाँ से जाने नहीं देता है। आपने देखा होगा मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ अगर अत्यधिक वर्षा हो रही है तो वहाँ पे पानी एकदम से भर जाता है मैदानी क्षेत्रों में, और अगर धूप निकल आती है तो वो पानी एकदम सूख भी जाता है क्योंकि वो भाप बन के उड़ जाता है। तो लेकिन वहाँ पर ऐसे ही वो सब पानी रेत में समा जाता है और फिर जो रेत जो सब जगह फैली हुई है वो उसको नमी को वापस जाने नहीं देता। तो दोनों में यही अंतर है। तो आगे पढ़ेंगे, यहाँ से हम पढ़ते हैं आगे। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो आपने देखा होगा कि रेत जो है आपस में चिपकते नहीं हैं, वे क्या हैं, वे चारों तरफ फैले तो रहते हैं लेकिन आपस में चिपकते नहीं हैं। मिट्टी क्या है, मिट्टी आपस में चिपक जाती है। बारिश होती है, बारिश में एकदम से क्या है, मिट्टी एक दूसरे में ऐसे मिल जाती है कि उसको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन रेत है, रेत वो आपस में चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है, जैसे दोमट मिट्टी, काली मिट्टी के क्षेत्र गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि दोमट और काली मिट्टी के क्षेत्र कौन कौन से हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। यहाँ पर दोमट और काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। तो जब वर्षा होती है, वर्षा में जो मिट्टी है, मिट्टी आपस में ऐसे चिपक जाती है और जैसे धूप निकलती है तो वो पानी वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है और वो मिट्टी आपस में है कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं क्योंकि एकदम से सूखना शुरू हो जाता है। और मिट्टी क्या है, जब ये सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये क्या है कि जहाँ लगाव है, लगाव की वो आपस में चिपक गई, लगाव हो गया, और जब धूप निकली है उनमें दरारें पड़ गई है तो वो अलगाव हो गया। तो दोनों में यह लगाव भी होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। तो ये है कि एकदम से जब धूप निकलेगी तो इन दरारों से जो गर्मी निकलती है वो वाष्प बनकर उड़ जाती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। तो यहाँ पे राजस्थान के बारे में कहा गया है कि चारों तरफ जो रेत हमारा बिखरा हुआ है उसमें ही संगठन है। संगठन कहते हैं एकता। ठीक है, यहाँ इस संगठन एकता को कहा गया है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। तो ये कहा गया है कि चारों तरफ रेत है वो समान रूप से बिखरा रहता है। ये नहीं कि एक जगह अधिक रेत है, एक जगह कम रेत है, वो समान रूप से बिखरा रहता है।
यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। तो वे आपस में चिपकते नहीं हैं, तो इसलिए अलगाव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि रेत ना अगर पानी उसमें डल जाए तो भारी हो जाता है, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। पर रेत क्या होता है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में पानी डालो तो बह जाती है, लेकिन रेत जो है, रेत कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। तो आपने इसलिए ये कहा है कि राजस्थान में कभी भी दरारें नहीं पड़ती। कितना भी बारिश आए, कितनी भी वर्षा हो रही है, वो सब पानी वो उसमें रेत में समा जाता है। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है। तो पट्टी कौन सी बताई है मैंने? खड़िया पट्टी, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। तो जो रेत के कण होते हैं वो उस नमी की रखवाली करते हैं, तो वो उसको वापस जाने नहीं देते कि धूप निकल के नमी वो वाष्प बन के उड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता इसमें। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कोई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। तो क्या होता है कि अगर वहाँ खड़िया पट्टी है और वहाँ पर कुई बन जाती है तो वो बूंद बूंद करके जो नमी है वो कुई में समाई जाती है, और वो फिर कुई में जो पानी होता है वो पीने के काम आता है और वह बहुत ही मीठा होता है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। तो जो खारा पानी था वो खड़िया पट्टी के कारण बूंद बूंद करके कुई में आता है और वहाँ पर मीठा पानी हो जाता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभव को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि पानी के रूप, अब यहाँ ध्यान देंगे, ये वेरी इम्पोर्टेंट है आपका प्रश्न कि इसमें ज़रूर आता है कि पानी के रूप बताइए या पानी के कितने रूप होते हैं। तो पहला रूप है पालर पानी। तो पहला रूप क्या है हमारा? पालर पानी। तो पालर पानी कैसा होता है ये देखेंगे, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे और कहीं मिलेगा। तो इसमें पहला पानी कौन सा बताया हमारा? पालर पानी। पालर पानी जो हमें बरसात से मिलता है, बारिश से मिलता है, वर्षा से मिलता है, और वह बहकर कहाँ चले जाता है? नदी, तालाब में। तो जो हमें नदी, तालाब में पानी मिलता है तो वह कौन सा पानी होता है हमारा? पालर पानी। हमेशा ध्यान रखना वो कौन सा पानी है हमारा? पालर पानी, ठीक है। दूसरा पानी होता है पाताल पानी। याद रखना दूसरा पानी कौन सा है? पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से हमें प्राप्त होता है या कुओं में से निकाला जाता है, ठीक है। पाताल पानी कौन सा है? पाताल पानी ये है कि जो वर्षा का पानी धरती में समा जाता है और जो भूजल में चला जाता है और वो हमें कुओं में से प्राप्त होता है। तो वह पानी कौन सा है? पाताल पानी, जो पाताल में चला जाता है, धरती में समा जाता है और वहाँ पर जब कुआं बनता है 150-200 गहराई में हाथ नीचे, तो वहाँ से कुओं के द्वारा वह पानी हमें प्राप्त होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम? पाताल पानी। अब जो तीसरा पानी है हमारा वह है रेजानी पानी। रेजानी पानी किसे कहते हैं? जो हमारा पालर पानी है और पाताल पानी है, इसके बीच का जो पानी है वह तीसरा रूप है रेजानी पानी। तो ये कौन सा होता है? धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया,
यानी रेजानी हैं। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, मैंने रेजा बताया था कि जब वर्षा हो जाती है, वर्षा की मात्रा नापने की प्रणाली जो होती है उस प्रणाली को कहते हैं रेजा कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, रेजा किसे कहते हैं? वर्षा की मात्रा नापने में जो प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं, जिस तरीके का हम प्रयोग करते हैं उसको हम रेजा कहते हैं। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। तो वह क्या है? वह वर्षा को नहीं नापता। जो वर्षा, जो बारिश है, जो धरातल में समा गई है उसको नापता है। उस नापने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेजा कहते हैं। ठीक है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। ठीक है। जहाँ पर ज़मीन के अंदर खड़िया पट्टी होती है, वहाँ पर जो बारिश का पानी है वो वहीं पर रुक जाता है, खड़िया पट्टी पर आकर, वह धरातल में नहीं समाता है। तो उस पानी को हम रेजानी पानी कहते हैं। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। जब वहाँ खड़िया पट्टी नहीं होती है तो वह पानी क्या होता है, वो वहाँ पर धीरे धीरे जाकर वो पाताल पानी में मिल जाता है। और जो उसकी विशेष योग्यता है, जो उसकी विशेषता है, वो अपने विशेष रूप को खो देता है। मतलब कि जो उसमें मीठापन है वो मीठापन खत्म हो जाता है, कि वहाँ जाकर खारा बन जाता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई खारा पानी है पाताली पानी में, तो वहाँ पे रेजानी पानी मिलकर भी खारा हो जाता है। तो ये तो उसमें हम अगर व्यवहार में भी देखें कि अगर कोई ख़राब है और अच्छा ख़राब के साथ मिल जाए तो वह भी ख़राब हो जाता है। तो इस प्रकार से पानी भी, अगर पानी हमारा खारा है और उसमें मीठा पानी मिला दिया जाए तो वह पानी मीठा नहीं होगा, वह पानी भी हमारा खारा बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आगे देखेंगे, इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। मतलब कि किस प्रकार से बनाते हैं भी इसको देखिए। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चिजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। तो जो उसकी कुई की खुदाई करते हैं उन्हें चिजारों कहते हैं। तो उसके खुदाई को करने में भी एक अपनी ही कुशलता है, दक्षता में उसमें योग्यता प्राप्त की हुई है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चिजारों के प्राण ले सकती है। आपने देखा होगा कि मैंने अभी बताया था कि जब कुई की खुदाई होती है तो कुई में अंदर जब खुदाई चलती रहती तो इतनी जगह नहीं होती थी कि आदमी इधर से इधर घूम सके, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, बस इतनी जगह होती हैं। तो मतलब है कि इसमें भी बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी सावधानी हम नहीं बरतेंगे तो उससे चिजारों के प्राण भी जा सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है। तो जैसे खुदाई होती रहती है तो नीचे डोल डाला जाता है, उसमें से जो मलबा है उसको हम बाहर निकालते हैं। अगर मलबा नहीं निकालेंगे तो कुई में मलबा इकट्ठा होता रहेगा और वहाँ चिजारों के बैठने की भी जगह नहीं होती है, जिससे वो खुदाई कर पाएंगे वहाँ पर। और फिर आगे खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी बसके और धसे नहीं। बसके और धसे नहीं कहते हैं, बसके है कि वहाँ से गिरे नहीं। अगर वो चातरा हमने चिनाई नहीं की है तो क्या होगा, मिट्टी वहाँ से गिरने लगेगी और वहाँ पे फिर से इतना मलबा इकट्ठा हो जाता है। तो साथ के साथ चिनाई भी करते रहनी पड़ती है। चारों तरफ जो दीवारें हो जाती हैं
उसकी चिनाई करनी पड़ती है, जिससे वहाँ से मिट्टी भसके है कि फिसले नहीं, वहाँ से उतरे नहीं मिट्टी। तो इसलिए वहाँ पे चिनाई की जाती है। और धंसने के नीचे अगर मिट्टी दब गई, धंसना होता है दबना, तो दब गई तो क्या होगा कि फिर से उनको मेहनत करनी पड़ेगी। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है। तो वहाँ पे जब जितनी गहराई होगी वहाँ पे गर्मी बढ़ती रहेगी, हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वहीं हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है। पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह काम कठिन और भी कठिन हो जाता है। किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्सी से बांधा जाता है। तो क्या होता है कि जब चेलवांजी होते हैं जो चिनाई कर रहे होते हैं, तो वे क्या है कि पसीने में नहा जाते हैं। जब 20-25 हाथ की गहराई तक वहाँ खुदाई हो चुकी होती है, तो अंदर इतनी गर्मी बढ़ने लगती है, तो वे पसीने में नहा रहे होते हैं। तो ऊपर जो ज़मीन पर खड़े होते हैं लोग, तो वे मुट्ठी भर के रेत को नीचे फेंकते हैं। तो जो वहाँ पर हवा चलती है रेत के द्वारा, नीचे ठंडी हवा आती है, तो उससे उन्हें जो गर्मी है उससे राहत मिलती है। लेकिन ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं कहीं क्या होता है कि और भी ज़्यादा कठिन होता है कुएं की खुदाई करना। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो ईंट की चिनाई की जाती है, मिट्टी क्या होता है, मिट्टी फिसलने लगती है और धंसने भी लगती है, अंदर चली जाती है मिट्टी। तो उसको रोकने के लिए ईंट की चिनाई भी नहीं रुक पाती, तो वहाँ रस्से से बांधा जाता है फिर कुएं को। तो रस्से के द्वारा मिट्टी को वहाँ पर रोका जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। खीप क्या है, घास का नाम है जिससे रस्सा बनाया जाता है। 6 लोग खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। रस्सा बट रहा है कहते हैं कि रस्सी को बनाना, ठीक है। रस्सी को चोटी की तरह से गूंथते रहते हैं, तो रस्सा बट रहा है, रस्सा बनाना। पहले दिन का काम पूरा होते थे कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है, मतलब है कि जो रस्से का आखिरी छोर है वो एक तरफ पकड़े रहता है, क्योंकि सारा अगर गिर गया तो फिर उसमें काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक छोर को अपने पास रखते हैं और फिर इस तरह से वो एक के बाद एक वहाँ पर डालते रहते हैं रस्से को। तो उससे क्या है कि जो मिट्टी है, मिट्टी रुक जाती है वहाँ पर। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है। रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह से सरका दी जाती है। ऊपर छुटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। तो क्या करते हैं कि एक ही दिन में सारी चिनाई नहीं होती, वो थोड़ी थोड़ी चिनाई करते हैं और वहाँ पर रस्सी बांधते रहते हैं और साथ में चिनाई भी करते रहते हैं। और जब वहाँ पर फिर अगले दिन वो इतना काम करते हैं, फिर अगले दिन फिर से खुदाई करते हैं और जितना हमने चिनाई कर चुके हैं वहाँ पर रस्सा डालते हैं, उसको फिर वहाँ से खिसका देते हैं आगे को। तो वह मिट्टी वहाँ पर सेट हो जाती है और फिर वहाँ पर खिसकती नहीं है मिट्टी में। इस तरह से वो चिनाई भी करते जाते हैं, वहाँ पे मिट्टी डालते हैं, रस्सी से बांधते भी रहते हैं। तो इससे इसमें कुएं को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। ठीक है, आज हम इतना ही लेंगे, कल इससे आगे पढ़ाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। हमने देखा कि किस प्रकार से उसको कुएं की खुदाई होती है। कुएं की खुदाई करने में
कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर ये सावधानी नहीं होगी तो क्या होगा, जो चेलवांजी है उनकी जान भी जा सकती है। आज हमने पानी के रूप भी देखे। पानी कितने प्रकार के होते हैं, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। पानी के कितने रूप होते हैं, इन्हें विस्तार से बताइए। यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और पाठ को भी आप अपने आप भी अच्छे से पढ़ना, उसमें देखना कि कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं उसमें। तो ये सब आप करेंगे, ठीक है। और आगे का पाठ आगे की वीडियो में। धन्यवाद। साईं राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और जो हम कह रहे हैं वो गृह कार्य भी अवश्य करते रहिए। साईं राम।